राजहंस पाठशाला में पिछले भाग में हमने पढ़ा था पाठ लखनवी अंदाज, और पहले भाग में हमने लेखक परिचय, पाठ परिचय और साथ ही साथ पाठ को विस्तार से पढ़ा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में हम इस पाठ की शब्द संपदा पर ध्यान देंगे। कौन कौन से विशेष शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं उनके अर्थ को विस्तार से समझेंगे, साथ ही कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे प्रश्नोत्तरों पर। तो आइए चलते हैं शब्द संपदा की तरफ। जैसा कि ये पाठ है लखनवी अंदाज, तो बड़ा स्वाभाविक है। मैंने आपको पहले भी कहा था इसमें कुछ उर्दू और फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो पहला शब्द है मुफस्सिल। मुफस्सिल का मतलब होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। केंद्रस्थ नगर यानी जो कोई शहर होता है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके आसपास यानी उसके आउटस्कर्ट्स में जो जगहें होती हैं उनको मुफस्सिल कहा जाता है। इसीलिए जब पाठ शुरू होता है तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन कहा गया है, यानी कि जो मुख्य शहर से आसपास के छोटे मोटे क्षेत्रों में जाने वाली गाड़ी है, यानी पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, उसको मुफस्सिल की रेलगाड़ी कहा गया है। सफ़ेद पोश का मतलब है भद्र व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी कहा था कि जिसका चरित्र ऐसा हो जो जैसे बिल्कुल सफ़ेद रंग होता है, उस पर कोई निशान नहीं हो, उसी तरह से जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर बड़ा साफ़ सुथरा हो, समाज में जिसको बड़ा सम्मान मिलता हो, ऐसा व्यक्ति सफ़ेद पोश कहलाता है। अपदार्थ वस्तु का मतलब है महत्वहीन चीज़, यानी जिसको पदार्थ माना ही ना जाए उसको अपदार्थ वस्तु कहा जाता है। खाली बैठने का मतलब है खाली या बिना किसी काम के बैठना। किफ़ायत का मतलब होता है मित व्ययता, यानी कम खर्च करने की आदत या समझदारी से उपयोग करना। ये असल में कंजूसी नहीं कहलाती, इसमें समझदारी का गुण होता है। किफ़ायत का मतलब है जितना भी हमारे पास पैसा है या जितनी भी हमारे पास चीज़ है उसको सोच समझ के सही जगह पर इस्तेमाल करना। गवारा न होना यानी सहन न होना। कनखियाँ, आँखों के किनारे, आँखों के साइड से जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो कनखियों से देखना कहलाता है। आदाब अर्ज़ ये अभिवादन का एक ख़ास ढंग है जो मुस्लिम संप्रदाय में ख़ास तौर पे किया जाता है। शौक़ फरमाना का मतलब है आनंद उठाना किसी चीज़ को। जैसे कहा है यहाँ पे नवाब साहब कहते हैं इसका किबला, इसका शौक़ फरमाइए। शौक़ फरमाइए का मतलब इसका मज़ा लीजिए। गुमान का मतलब है भ्रम, गलत फहमी। लथेड़ लेना का मतलब शामिल करना। जैसे यशपाल ने कहा है कि उन्होंने भी हमें आम आदमियों में लथेड़ लेना चाहा, यानी उनमें इंक्लूड करना चाहते हैं। किबला आदरणीय व्यक्ति को कहते हैं। ये जो प्रयोग है ये समाज के संभ्रांत या आदर योग्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एहतियात का मतलब सावधानी। सावधानी से, जैसे वो खीरे का छिलका उतार रहे थे तो वहाँ पर आया है प्रयोग ये, एहतियात से उन्होंने छिलके उतारे। बुरक देना यानी छिड़क देना। जब मसाला उन्होंने खीरे पर छिड़का तो वहाँ पर प्रयोग आया है। स्फुरण का मतलब है फड़कना या हिलना। जबड़े के स्फुरण की बात आई थी इस पाठ में, आपको ध्यान होगा। जब नवाब साहब खीरे के ऊपर नमक डाल चुके हैं, मसाले डाल चुके हैं और उनकी फांकें देखकर उनके मन में ये लालच आ रहा है कि मैं खा लूं और खा पा नहीं रहे, तो मुंह में जो पानी आया है वो जब जबड़े से होकर गले तक उतरता है तो उसमें जबड़ा हिलता है, उसके लिए स्फुरण शब्द का प्रयोग आया है। प्लावित होने का मतलब है पानी से भर जाना। मुंह पानी से भर गया था तो वहाँ पे प्लावित होने का प्रयोग किया आया है। पनियाती का मतलब है पानी से युक्त। जो चीज़ पहले पानी से युक्त नहीं थी उसको पानी वाली बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पनियाती शब्द का प्रयोग हुआ है। जब खीरे पर नमक वगैरह डाला गया तो नमक के कारण खीरा पानी छोड़ने लगता है, तो जो उसकी खीरे की फांकें थी वो रसीली नज़र आने लगी, पानी से भरी हुई सी नज़र आने लगी। मैदा, मैदे का मतलब है अमाशय या जिगर या लिवर जिसको कहते हैं। और खीरे के लिए उन्होंने कहा कि मैदे के लिए सकील होता है, उसको पचाना मुश्किल होता है। करीने का मतलब है सही ढंग से, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जब किसी चीज़ को लगाया जाता है तो उसे करीने से लगाना कहा जाता है। रसास्वादन का मतलब है रस का आस्वादन करना, स्वाद लेना किसी चीज़ का।
वल्लाह ये कसम लेने के लिए, सौगंध लेने के लिए अक्सर प्रयोग आता है। बालम का मतलब है प्रिय। वैसे आपको बता दूं कि लखनऊ के आसपास एक खास तरह की वैरायटी भी होती है खीरे की, जिसको बालम खीरा ही कहा जाता है। तलब का मतलब है इच्छा। तलब नहीं महसूस हो रही, यानी हमें अभी इच्छा नहीं है खीरा खाने की। सतृष्ण का मतलब है प्यास से युक्त। तृष्णा असल में कहते हैं संस्कृत में प्यास को, तो सतृष्ण का मतलब प्यास से युक्त या प्यास से जुड़ा हुआ या प्यास से भरा हुआ। तो प्यासी आंखों से उन्होंने खीरे की तरफ देखा, यानी खाना तो चाहते थे लेकिन यशपाल के मजबूरी के कारण नहीं खा पा रहे थे, इसलिए उनकी आंखें सतृष्ण नजर आ रही थी, प्यासी आंखें थी। इच्छा पूरी ना होने के लिए इस शब्द का प्रयोग यशपाल ने किया है। वासना का मतलब है खुशबू। वैसे वासना का अर्थ कुछ और भी लगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वासना का यहाँ पर प्रयोग है खीरे की खुशबू। तस्लीम का मतलब है सम्मान में। नवाब साहब के सम्मान में यशपाल को सिर झुकाना पड़ गया, उसके लिए तस्लीम शब्द का प्रयोग आया है। सिर खम करना, सिर झुकाना, जैसा अभी आया था तस्लीम में सिर खम कर दिया हमने, यानी कि हमने उनके सम्मान में सिर झुका दिया। तहजीब का मतलब है शिष्टता, एटिकेट्स। नफासत का मतलब है स्वच्छता, साफ सुथरे ढंग से जब किसी काम को किया जाता है तो नफासत से काम करना कहलाता है। नज़ाकत का मतलब है कोमलता। इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिले जुले से शब्द हैं, एक सी आकृति और एक सी लगभग लगभग स्पेलिंग वाले शब्द हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा अर्थ के लिए। नफासत का मतलब है स्वच्छता, नज़ाकत का मतलब है कोमलता। नफीस से ही नफासत शब्द बना है, तो नफीस का मतलब साफ़ सुथरा या बढ़िया, जो बहुत ही अच्छी उम्दा चीज़ है उसको नफीस कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट ये इंग्लिश का शब्द है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है असल में जिसको हम कोई आकार या रूप नहीं दे सकते, जो इतना सूक्ष्म है, इतना माइन्यूट है कि उसको रूप नहीं दिया जा सकता, या जिसका भौतिक अस्तित्व ना। भौतिक अस्तित्व क्या है? जिसका संसार में फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम देख ना सकें अपनी इन भौतिक आँखों से, जो हमें शरीर मिला है उनकी आँखों का इस्तेमाल करके जिस चीज़ को ना देखा जा सके वो एब्स्ट्रैक्ट है। और अमूर्त का मतलब है जिसको मूर्त रूप या जिसको एक फिज़िकल रूप देना संभव ना हो, ना हम उसका जिस चीज़ का हम ना कोई शब्दों से वर्णन कर सकें, ना चित्र बना सकें, ना उसकी मूर्ति बना सकें, वो चीज़ अमूर्त होती है। तो ऐसी जो केवल फील की जा सकती हैं चीज़ें वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। उदर का मतलब है पेट। लजीज का मतलब है स्वादिष्ट, टेस्टी। सकील का मतलब आसानी से न पचने वाला। खीरे के लिए कहा गया है कि खीरा सकील होता है। नामुराद एक छोटी सी गाली के रूप में यूज़ होता है वैसे जनरली, लेकिन नामुराद का मतलब होता है अभागा, जिससे मुराद पूरी ना हो, जिसकी मुराद पूरी ना हो, जिसकी इच्छा पूरी ना हो, उसको नामुराद कहा जाएगा। ज्ञान चक्षु का मतलब है ज्ञान की आँखें। जो आँखें हमारे शरीर पर होती हैं वो कई बार असलियत को नहीं देख पाती या किसी चीज़ के मर्म तक नहीं पहुंच पाती, तब हमारी जो ज्ञान के नेत्र जब खुलते हैं तब हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं। जैसे कि यशपाल ने नवाब साहब को देखकर ये समझा कि ऐसे ही नई नई कहानीकार भी हो सकते हैं कि बिना कुछ खाए, जैसे नवाब साहब का पेट भर गया, वैसे ही बिना किसी विचार, घटना या पात्र के वो भी कहानी लिख सकते हैं। अब आइए कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको बताता, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुंकार रही थी। अब मुफस्सिल पुराने ज़माने की ट्रेन है, ये देखिए स्टीम इंजन इसमें लगा हुआ है। तो फुंकार रही थी का मतलब है बार बार सीटी बजा रही थी, और उससे जैसे गुस्से में फुंकारता है सांप या फिर आदमी भी कई बार गुस्से में बोलता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वैसी ही ट्रेन की प्रतिक्रिया थी। बार बार इसका धुआं उड़ना, इसकी सीटी देना, ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में या फिर तेज़ी से चलने के लिए एकदम रेडी है, तैयार है, और बार बार इसीलिए अपनी सीटी बजा बजा कर अपनी व्यग्रता, अपनी बेचैनी में प्रकट कर रही है रेल। अब आई थी बात सेकंड क्लास या मझले दर्जे की। तो ये दोनों पर्यायवाची के रूप में यूज़ हुए हैं। मैंने आपको बताया था अंग्रेज़ों के ज़माने में 3 क्लासेस होती थी ट्रेन की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास।
थर्ड क्लास जनरल कैटेगरी की होती थी। फर्स्ट क्लास के अंदर अंग्रेज़ या बहुत ही अमीर भारतीय जो राजा महाराजा इत्यादि जाया करते थे, और सेकंड क्लास वो डिब्बा था जिसमें अपर क्लास जा सकती थी, जो बहुत अमीर तो नहीं है लेकिन आम जनता से विशेष है। तो ये है सेकंड क्लास। इसमें कम ही लोग जाते थे क्योंकि सब लोग ज़्यादातर गरीब थे, तो जनरल क्लास में जाते थे। वहाँ पे पैसे बचते थे, टिकट कम अपेक्षाकृत सस्ती आती थी, जबकि सेकंड क्लास के टिकट महंगे आया करते थे। अगला है यहाँ पर खीरा गोद कर झाग निकालना। ये प्रयोग आया है, आपको बता दूं कि इस तरह से खीरे को ऊपर से ढक्कन की तरह काट लिया जाता है। ये भाग खीरे का सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए ये जो कटा हुआ भाग है यहाँ पर नमक डाला जाता है। फिर इसको जैसे कांटे से, फोर्क वगैरह से गोद लिया जाता है, चाकू से गोद लिया जाता है। फिर इन दोनों भागों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने से ये जो अंदर का कड़वाहट है ये इससे झाग के रूप में बाहर आ जाती है। इसी को खीरा गोद कर झाग निकालना कहते हैं। अब नए कहानीकारों पर विशेष रूप से पाठ लिखा गया है, तो इनमें से कुछ प्रमुख नए कहानीकार हैं यहाँ पर आपके सामने। उनके नाम भी हैं। कमलेश्वर हैं, जिनका पाठ 10वीं में आप आगे पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक। मोहन राकेश बहुत प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार इत्यादि हुए हैं। राजेंद्र यादव हैं। तो आपके एक पाठ है आगे चलकर। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है, वो उनके पति थे राजेंद्र यादव। तो ये विशेष रूप से नए कहानीकार कहलाए, या उस नए कहानी आंदोलन को के प्रवर्तक कहलाए। प्रवर्तक का मतलब इसको शुरू करने वाले कहे। इन्हीं के ऊपर यशपाल का व्यंग्य है कि इन लोगों का कहना था कि एक्चुअली कोई पात्र, घटना या प्रसंग नहीं चाहिए कहानी बनाने के लिए। कहानी तो कैसे भी बन जाती है, यानी ज़रूरत नहीं है कि वो सब हो ही। तो ये चीज़ यशपाल को ठीक नहीं लगती है, और यशपाल इसी के बारे में सोच रहे हैं। तभी उनको ये नवाब साहब नज़र आते हैं, और जब वो बिना कुछ खाए पेट भरने की डकार लेते हैं, तब फिर उन्हें यही नए कहानीकार याद आते हैं, जो ये कहते हैं कि बिना घटना पात्र इत्यादि की कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल का मजाक ये है, व्यंग्य ये है कि अगर नवाब साहब का पेट बिना कुछ खाए ही भर सकता है, तो नए कहानीकार भी बिना किसी खास चीज़ के, बिना पात्रों के, बिना घटना इत्यादि के कहानी लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव अर्थ दे रही हैं। यशपाल का मानना है कि नई कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी कोई भी कहानी हो उसमें पात्र, घटना, विचार इत्यादि की ज़रूरत होती है। नए कहानीकारों से यशपाल बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने शब्दों के बारे में जाना, और अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? यशपाल को कैसे पता चला कि नवाब साहब के कौन कौन से एक्सप्रेशन से ऐसा महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी, यानी थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं है? मन उनका मतलब इच्छा नहीं कर रही है बात करने की। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में और एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। जब अचानक कूदे इनके डिब्बे में यशपाल, तो नवाब साहब को कुछ अच्छा नहीं लगा। उनकी आंखों में क्या दिखाई दिया कि उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ गया। एकांत चिंतन यानी अकेले बैठकर जो कुछ सोच रहे थे उसमें खलल आ गया, बाधा आ गई, और उसी का असंतोष उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। असंतोष का मतलब है उसी से वो डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे थे। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया। ज़्यादातर हम भारतीय लोग जब यात्रा करते हैं तो बस में, ट्रेन में आसपास बैठे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं कुछ घंटों के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया कि मेरे साथ एक यात्री आए हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करूं तो सफ़र अच्छे से कट जाएगा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। उनको बड़े रिपल्सिव सी नेचर नज़र आई। उदासीन यानी इनडिफरेंट से दिखाई दिए नवाब साहब। उनसे बातचीत करना ही नहीं चाहते थे, ऐसा लगा यशपाल को नवाब साहब का एटीट्यूड।
नवाब साहब ने बहुत बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अब देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि स्टूडेंट की राय मांगी जाती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि एग्ज़ामिनर्स ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट अपनी तरफ से कितना इमेजिनेशन कर सकता है, उसके क्या विचार हो सकते हैं, किसी भी घटना या किसी भी प्रसंग को लेकर वो कितनी दूरी तक सोच सकता है, उसके खुद के मौलिक विचार, अपने जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, इंडिविजुअल आइडियाज़ क्या हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका है कि नवाब साहब ने खीरे को बड़े ढंग से काटा, मसाला वगैरह डाला और सूंघ कर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया होगा, ये आपसे प्रश्न है। अब क्यों किया होगा, तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी कल्पना में ऐसा क्यों हो सकता है, नवाब साहब ने ऐसा क्यों किया होगा। और इसके आगे क्या पूछा जा रहा है, उनके स्वभाव को इंगित करता है क्या? ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित का मतलब इशारा करना। कैसा स्वभाव हमें लगता है नवाब साहब का, कैसा होगा, उनकी नेचर, उनका बिहेवियर कैसा होगा। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। अब ये यहाँ पर जो उत्तर लिखा जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ये एक सामान्य बात है जो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था कि वो चाहते थे कि हम कुछ खास हैं, कुछ स्पेशल हैं, और दूसरे लेखक पर क्या दिखाना चाहते थे, नवाबी की अमीरी दिखाना चाहते थे, उसका रौब झाड़ना चाहते थे, दिखाना चाहते हैं कि हम आम आदमी नहीं है कि हम खीरा खा लें, हम कुछ विशेष हैं, कुछ खास है। और अमीर लोग इसी तरह से अच्छी लगने वाली चीज़, लेकिन अगर उनको नुकसान देने वाली है तो बस ऐसे ही केवल इमेजिनेशन, केवल कल्पना के आधार पर उसका टेस्ट ले लेते हैं, उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना अंदाज दिखाया है उन्होंने। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यावहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। क्या क्या चीज़ दिखाता है? दंभ, अहंकार, घमंड दिखाई देता है। मिथ्या आडंबर यानी झूठा रूप दिखाना, अपना एक जो असलियत है उसको छुपाना और बाहरी रूप दिखाना। प्रदर्शन प्रियता यानी दिखावा पसंद होना, कि लोग देखें मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। एवं व्यावहारिक खोखलापन, व्यावहारिक का मतलब है व्यवहार में खोखलापन, एक खालीपन। उनको व्यवहार नहीं करना आता था कि समाज में लोगों के साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाता है, कैसा एक दूसरे के प्रति हमें व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, आस पड़ोसियों से, यात्रियों से, मित्रों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसके मामले में वो खोखले इंसान हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि यही एक मुख्य बात है जिसके आधार पर ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। वो अलग बात है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था भूमिका में, इसको इंडिविजुअली भी एक स्टोरी के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है यशपाल का कि बिना घटना और पात्रों के कहानी क्या लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यहाँ पर ये सेंटेंस देखकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं यशपाल ही ये बात कहना चाहते हैं कि बिना विचार, घटना, पात्र की कहानी लिखी जा सकती है। असल में यशपाल का जो ये सेंटेंस है ये व्यंग्य का सेंटेंस है, यानी वो ये नहीं कहना चाहते कि ऐसे कहानी लिखी जा सकती है, वो ये कहना चाहते हैं ऐसे कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा आप कि यशपाल इस विचार के विरोधी हैं पूरी तरह से। ये नए कहानीकारों का विचार है। ये कहाँ पर उन्होंने कहा है? उन्होंने वहाँ कहा है जहाँ पर नवाब साहब ने बिना खाए पेट भरकर दिखा दिया, डकार मारी। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब नवाब साहब बिना कुछ खाए पेट भरा हुआ दिखा सकते हैं तो फिर तो नए कहानीकार भी बिना विचार, घटना और पात्र की कहानी लिख सकते हैं। यहाँ पे यशपाल का व्यंग्य है। यशपाल ऐसा नहीं मानते कि बिना घटना, पात्र के
कहानी लिखी जा सकती है। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पे और व्यंग्य किया है। ये देखिए, यही चीज़ लिखी जा रही है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों यानी कथा, वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। नए कहानीकार तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असलियत क्या है? यशपाल किस चीज़ को मानते हैं? यशपाल परंपरा की बातें मानते हैं, और हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार किसी कहानी की रचना कब होती है? जब उसमें कुछ आवश्यक तत्व हों। कौन कौन से तत्व हों? कथा, वस्तु, कुछ स्टोरी लाइन तो हो, घटना, अलग अलग तरह की घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक कहानी बनाती हैं, और पात्र, कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं उसमें। इनके बिना कहानी नहीं बन सकती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं की वजह से कहानी आगे बढ़ती है। कुछ घटनाएं तो हों, एक घटना के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, जब वो क्रम से लगती है तब कहीं जाकर कहानी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर अंत होती है उसमें एक तालमेल बन पाता है, और कथा वस्तु यानी स्टोरी लाइन उसको आगे बढ़ाती है। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। संवाद का मतलब है जो डायलॉग्स होते हैं उनका प्रयोग होता है, तो कहानी में संवाद भी होते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये सब बातें यशपाल कहना चाहते हैं, और ये जो सेंटेंस है वो यशपाल का व्यंग्य का वाक्य है, इससे वो सहमत नहीं है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? ये भी ऐसा ही प्रश्न है जो स्टूडेंट्स की राय या उनके विचार जानने के लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से सोचकर और भी शीर्षक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शीर्षक दिया है झूठी शान, ये रखा जा सकता है इसका नाम, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार का मतलब एज इट इज़ रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया, केवल दिखावा करने के लिए। जबकि अगर वो खा भी लेते तो भी यशपाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ लेते, या यशपाल पर कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ता। अगर उन्होंने नहीं खाया तो यशपाल बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो गए उनसे, लेकिन सिर्फ उनको एक संतोष हुआ, मैंने अपनी शान रख ली, मैंने अपनी नवाबी शान रख ली, अपना लखनवी अंदाज़ दिखा दिया। तो यहाँ पर आपके इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। हमने इस खंड में शब्द, उनके अर्थ, कुछ विशेष जानकारियाँ और प्रश्नोत्तर किए। इसके बाद में हम अगले पाठ की तरफ चलेंगे, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सुविधा के अनुसार कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के चैप्टर्स डालूँगी, क्योंकि आपको जैसा इस वर्ष के विषय में पता है, हम लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर तक की जो परीक्षा है वो सब मल्टीपल चॉइस पर बेस्ड है। आपका पहला पीरियोडिक टेस्ट हो चुका होगा, और सेकंड पीरियोडिक टेस्ट भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होगा, और नवंबर दिसंबर का जो फर्स्ट सेशन है सीबीएसई के एग्ज़ाम का, बोर्ड्स के एग्ज़ाम का, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। इसलिए मैं जल्दी ही आपके सभी चैप्टर पर एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस डालूँगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्न दिए जाएं, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।